आपकी जो इंडस्ट्री है, किस तरीके के लोग इसमें सस्टेन कर पाते हैं? आज की डेट में हर एक इंसान, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर कोई आज की डेट में खूबसूरत दिखना चाहता है। नेचुरल हेयर की जो हेल्थ होती है वो बहुत डाउन है। इसका मेन रीजन क्या है? जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनके बाल हेल्दी क्यों होते हैं? रीजन क्या है? ऐसे फूड्स जिसमें विटामिन मिनरल्स ज्यादा होते हैं। अलग मानते हैं स्कैल्प को और हेयर को, ऐसा क्यों? सैलून सर्विस कभी भी आपके रूट एरिया पे काम नहीं करेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आती प्रोन हेयर्स की होती है, ये सारी इश्यूज कम हो जाए। देखिए, हेयर लॉस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका 100% सोल्यूशन सैलून में नहीं है। शैम्पू को यूज करने का प्रोसेस क्या है? तो आप एक बाउल में शैम्पू निकालिए, जितना स्कैल्प को प्यार से करोगे उतना ही आपका हेयर फॉल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। कलरिंग का पूरा प्रोसेस बता सकते हैं क्या? कलर एक ऐसी सर्विस है जो प्रॉब्लम को छिपाता है। एक कलर सर्विस होता है जो प्रॉब्लम्स को नहीं और दिखाता है। हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, ग्रे हेयर ट्रीटमेंट करा, वो अधिकतर ये सोचते हैं कि एक बार मैंने ग्रे हेयर ट्रीटमेंट करा लिया, मुझे दोबारा सैलून नहीं जाना पड़ेगा। ये रॉन्ग है। होम केयर कोई रेमेडी हो आपके पास जो किसी के लिए, मेल हो फीमेल हो, कोई भी एज का हो, ऑलवेज उस पर काम करेगी? 30 से 60 मिनट बाद उसको अच्छे से शैम्पू कंडीशनर कर लीजिए और हफ्ते में 1 से 2 बार करिए। AI ऐसे रोबोट्स आ गए हैं, सर डालिए, हेयर कट हो जाए और टिक किया है बाहर। वो शायद 10 मिनट के अंदर मेरे पास खड़े रहेंगे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये ना तो वो रोबोट कर सकता है, ना वो मशीन कर सकता है, ना AI कर सकता है। नमस्कार। नमस्कार शशांक जी, कैसे हैं? बहुत अच्छे। अच्छा, ये बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको? मतलब हमारा जो सेटअप है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो प्लस पॉइंट, मुझे यहाँ पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। अच्छा। मैं ऐसे बहुत जगह गया हूँ जहाँ पे ऐसे लगता है कि कुछ अजीब सा है, बट यहाँ पे अजीब का मतलब कि जल्दी फ्री होके घर जाएं, ऑक्यूपाइड सा। बट ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। राइट। पॉजिटिव एनर्जी लग रहा है। खासकर जो हमारे पीछे हैं इनसे मुझे ज़्यादा ताकत और पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है। अच्छा, किताबें? किताबें का फ्रंट पेज आप देखिए ना, उसको ध्यान से। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। ओके, ग्रेट। सो आलोक सर, पहले मुझे आप ये बताइए कि ये जो आपकी जर्नी है कहाँ से चालू हुई और अभी तक का सफर मुझे थोड़ा सा बताइए आप। सो एक्चुअली क्या है कि मेरी फैमिली में सब एक अच्छे पोस्ट में जॉब कर रहे थे। राइट। सो मेरा कोई एक ऐसे पर्टिकुलर जॉब नहीं था। तो मेरे कॉलेज होने के बाद बस ये था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, और क्या करना है इसमें भी लेके बहुत सारे मतभेद थे, कन्फ्यूज़न था। राइट। तो मैंने बहुत इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे दिखा कि एक हेयर ड्रेसिंग का कोर्स होता है जो अप्रॉक्स 4 मंथ के आसपास का होता है, जिसको आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद अप्रॉक्स 10,000 की जॉब तो आप कर ही सकते हैं। ओके। तो ऐसा लगा कि हम 3 साल 4 साल MBA करते हैं, उसके बाद जाके कहीं हम जॉब स्टार्ट करते थे, क्यों नहीं छोटा सा कोर्स करने के बाद जॉब करते हैं। राइट। तो यहाँ से सब प्लान हुआ। फिर मैं कानपुर में बहुत बार ट्राई किया फैमिली को मनाने के लिए कि मुझे ऐसा कुछ करना है, बट फैमिली कभी मानी नहीं कि आपको इस फील्ड में जाना है, क्योंकि हमारी जो फील्ड है इसको कहीं ना कहीं 2 नज़रियों से देखा जाता है। ओके। जो दूसरा नज़रिया है उसको लोग बहुत बाद में देखना पसंद करते हैं। जो फर्स्ट नज़रिया है, जिसको हम लोग नाई बोल सकते हैं, बाल काटने वाला ही तो है। राइट। आज की डेट में उसकी वैल्यू बहुत अलग हो गई है। आज की डेट में अगर आप किसी सैलून में जाइए तो एकदम मॉल जैसा एटमॉस्फेयर होता है, बड़े बड़े सैलून्स होते हैं। अब वो चीज़ें चेंज हो गई है। तो ये बताना आज से 16 ईयर्स बैक कि मुझे इस फील्ड में कुछ काम करना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो फैमिली का सपोर्ट थोड़ा सा कम था। उनको लगता था कि एक अच्छी जॉब, गवर्नमेंट जॉब करे या कोई प्राइवेट सेक्टर पे भी अच्छा काम करे। सो बहुत टाइम के बाद सैलून के अलावा सब कुछ करे। सैलून के अलावा सब कुछ करे, बाल काटने के अलावा सब कुछ करे। ओके। फिर बहुत टाइम के बाद घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, ट्राई अगर आपको करना है तो कर लो। उन्हें भी लगता था कि ये कुछ करेगा नहीं इस फील्ड में। राइट। कि बस जा रहा है। तो ये था कि दिल्ली जाते हैं, क्योंकि हमारे कानपुर का हर एक बंदा कुछ टाइम दिल्ली में ज़रूर बिताना चाहता है। दिल्ली ऐसा शहर है। सो मैं भी इसी प्लान पे गया था कि चलो चलते हैं दिल्ली और देखते हैं क्या होता है। सो मैं दिल्ली गया, वहाँ पे कोर्स स्टार्ट किया। फिर मुझे और अंदर से इंटरेस्ट जगने लगा, मज़ा आने लगा। और कहते ना, जिस काम में मज़ा आता है वो हमेशा सक्सेस की राह पे ले जाता है। बिल्कुल सही बात। तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा। सो मैं वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई, दिल्ली से। मैंने वहाँ पे जॉब किया, अलग अलग शहर पे मैंने जॉब किया। लाइक कानपुर में किया मैंने बहुत साल, लखनऊ में बहुत साल किया। देन उसके बाद एक अच्छा सा कॉल आया मेरे पास कि आप एकेडमीज ज्वाइन कर सकते हैं एज ए फैकल्टी। ओके। किस में? ब्रांड है
Okay. जिन्होंने मुझे बहुत कानपुर में तो लैक्मे है। हाँ, तो मैंने लैक्मे में ही ज्वाइन किया और बहुत टाइम मैंने किया, अप्रॉक्स 8 ईयर मैंने वहाँ पे एज अ फैकल्टी जॉब करी। लैक्मे में? एग्जैक्टली, लैक्मे Okay, में। बढ़िया। सो लैक्मे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा फेज था, जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और आज कह सकते हैं कि जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा हिस्सा लैक्मे का है। सो थैंक यू लैक्मे, और जहाँ पे भी मैंने इतना कुछ सीखा। ओके, ये रही जर्नी। Exactly. सो ये ट्रेनिंग पार्ट आपका खुद का, फिर एज अ ट्रेनर बनना। Exactly. ये दो, एक एज अ खुद पहले तो ट्रेनिंग लेने जाना, पहले ट्रेनिंग लेना, फिर फ्लोर पे काम करना, फ्लोर पर काम करना। ओके, फ्लोर के बाद फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन करी एज अ ट्रेनर। एज अ ट्रेनर। आलोक जी, आप ये बताइए कि जो भी बच्चे अभी आते हैं, जो भी बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि आपकी जो इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री को थोड़ा सा आप मुझे एलोबरेट करिए कि कैसी इंडस्ट्री है, किस तरीके के लोग इसमें सस्टेन कर पाते हैं। जो बच्चे इतना एकेडमिक पढ़कर आ तो रहे हैं, जी जी, कि उनका आगे आने वाला टाइम कैसा है? बहुत ब्राइट है। रीज़न क्या है कि आज की डेट में हर एक इंसान, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, Right. हर कोई आज की डेट में खूबसूरत दिखना चाहता है। खूबसूरत इंसान दो ही तरीके से हो सकता है। राइट। एक हो सकता है इंटरनली। इंटरनली का मतलब है मेरा कि उसके नेचर पे नहीं, क्योंकि खूबसूरत इंसान किसी से 2 घंटे के लिए ही मिलता है, तो उस समय उसको नेचर जज नहीं करता है, उसको लुक को जज करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल, उसकी हेल्थ फिट है कि नॉन फिट है। दूसरा, उसका लाइफस्टाइल, उसके हेयर कैसे हैं, फेस का कलर कैसा है, कैसे मेंटेन अपने आप को कर रखा है। तो जो मेंटेनेंस होती है वो हर किसी को चाहिए, तो उसके लिए हमारे सैलून आज की डेट पे हैं, वहाँ पे हम लोग ये मेंटेनेंस सर्विस देते हैं। ये तो, और इंडस्ट्री मुझे लगता है ये तो बहुत ग्रोइंग स्टैंड है। बेसिकली क्या है कि आज की डेट मैंने आपको भी बताया ना कि हर किसी को फिट और स्मार्ट दिखना है। राइट। तो हमारी जो है दुनिया है, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हम लोगों को खूबसूरत में प्लस करके बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास जो आते हैं वो खूबसूरत नहीं है, राइट। सब बहुत खूबसूरत है, बस हम उसमें थोड़ा सा ग्लो कर देते हैं, बस। एग्जैक्टली। अब मैं सीधे आपकी, जो आप जिसमें एक्सपर्ट है, मैं उस पर बात करना चाहूँगा कि हेयर स्पेशलिस्ट हैं आप। एग्जैक्टली। मुझे पहले आप हेयर के बारे में बताओ, क्या है हेयर, कैसे क्या है, थोड़ा सा आप हेयर को एलोबरेट करो। बेसिकली हेयर जो है हमारी बॉडी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। राइट। ठीक है, ये हमारे हेयर पे, हमारी बॉडी पे हर जगह होता है। बट जो हम हेयर की बात करते हैं, लाइक स्कैल्प की, ये क्या होता है कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। राइट। एक होता है हमारा रूट एरिया, एक होता है सॉफ्ट एरिया। राइट। रूट एरिया जो हमारे स्कैल्प के अंदर होता है, सॉफ्ट एरिया जो हमें दिखाई देता है, जिसपे हम लोग सर्विसेज करते हैं। तो जो हेयर हमारा होता है वो कुछ मिनरल से बना होता है, कुछ प्रोटीन से बना होता है। सो हमारा हेयर जो मेन प्रोटीन होता है उसमें कैरेटीन प्रेजेंट होता है। सो कैरेटीन एक अमीनो एसिड बेस्ड प्रोटीन होता है जिससे हमारे हेयर क्रिएट होते हैं। मैं चीज नोटिस कर रहा हूँ कि हेयर की बात आजकल हर जगह हो रही है। एग्जैक्टली। ठीक है, अभी जो हेयर की क्वालिटी है, मैं ऑन एन एवरेज अगर देखता हूँ, पर्सन बाय पर्सन बहुत रेयर ही लोग ऐसे हैं जिनकी हेयर की क्वालिटी नेचुरली बहुत अच्छी है। अदरवाइज मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम जो लोगों की नेचुरल हेयर की जो हेल्थ होती है वो बहुत डाउन है। इसका मेन रीजन क्या है? सबसे मेन रीजन मुझे जो ऐसा लगता है वो उनकी लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल। आप अगर हम कंपेयर करते हैं, जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनके बाल हेल्दी क्यों होते हैं? हाँ, रीज़न उनका जो डाइट है, उनका जो लाइफस्टाइल है, वो हम लोगों से बहुत बेहतर है, इसीलिए उनके नेचुरली हेयर बहुत अच्छे होते हैं। आप स्टेट बाय स्टेट उसको देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, वहाँ के बालों पे हमेशा आप देखोगे थिकनेस अच्छी होती है। ओके। साउथ में देखेंगे बालों की थिकनेस अच्छी होती है। हाँ। रीज़न क्या है? सी फूड। रीज़न क्या है? ऐसे फूड्स जिसमें विटामिन मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। अपने यहाँ क्या होता है, जो लोग जंक फूड्स ज़्यादा पसंद करते हैं, हाँ। तो उनके बालों की क्वालिटी भी वैसी ही होती है। तो बेसिकली बाल जो होते हैं वो इंटरनल ही मैटर करता है कि आप इंटरनली कितना हेल्दी हैं और अपनी लाइफस्टाइल में क्या डाइट ले रहे हैं। सो अगर जो लोग सी फूड वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, जंक फूड मतलब ऑयल को जितना कम यूज़ करते हैं, उनका हेल्थ, दैट्स वाई तभी जो हम लोगों के पेरेंट्स हैं, उनका जो है हेयर क्वालिटी वो आज अभी भी बहुत बेहतरीन है। रीज़न क्या है? डाइट। उस समय तो जंक फूड था ही नहीं नहीं ना,
उनका जो डाइट था वो दिन में शायद 2 या 3 बार ही खाना खाते थे, हाँ। बट वो प्रॉपर एक हेल्दी फूड खाते थे। 6 बजे 8-7 बजे तक उनका नाश्ता हो जाता था। हाँ। फिर 10 बजे 11 बजे उनका लंच होना है, 12 बजे तक फिर रात maximum। में होना है 6 बजे। फिर 4 बजे थोड़ा सा जो भी, एंड फिर सीधे 7 बजे तक एग्जैक्टली। तो Night बेसिकली अपने डाइट dinner में and- केवल फूड ही लेते थे, लाइक हेल्दी फूड्स ही लेते थे। Right. ऐसा कोई जंक फूड नहीं लेते थे, फ्रूट्स खाते थे वो लोग, और प्रॉपर एक दाल चावल जो नॉर्मल खाना हम सब खाते हैं वही खाते हैं। तो Okay. उनकी स्किन और हेयर इसलिए पहले के टाइम पे बहुत अच्छी होती थी। आज क्या है, हम लोग उसमें इतना रिफाइंड यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स में इतना जो है पैराबिन यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे बालों पे और स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही है। अच्छा, एक चीज आप ये बताइए कि स्कैल्प और हेयर को आप अलग क्यों मानते हो? मतलब मैंने आपकी इंडस्ट्रीज के बहुत से लोगों से अगर बात करी जी, तो उसमें एक चीज मुझे कॉमन नजर आया कि वो लोग अलग मानते हैं स्कैल्प को और हेयर को। ऐसा क्यों? देखिए, स्कैल्प जो होता है, आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो हेयर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। राइट जैसे कि एक होता है जो हमारे रूट्स के अंदर होता है, राइट ठीक है, उसमें जब भी किसी को वर्क करना होता है तो वो हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही करता है। राइट ऐसा सैलून सर्विस कभी भी आपके रूट एरिया पे काम नहीं करेगा। जब हम रूट एरिया के बाहर की बात करते हैं, जिसको हम लोग साफ्ट के नाम से जानते हैं, इस पे एक सैलून सर्विस होती है। अगर जितना हेल्दी हमारा रूट होगा उतना ही हमारे हेयर की क्वालिटी अच्छी होगी। तो कहते नहीं है कि जब कोई पेड़ होता है तो खाद देने की बारी होती है तो हम कभी भी उसके लीव्स में, पत्ते पे खाद को नहीं डालते हैं। ठीक है। कहाँ पे डालते हैं? जड़ों उसके पे। जड़ों पे। राइट। तो जड़ अगर हेल्दी है तो अपने आप वो उसके जो है लीव्स और जो फ्रूट्स निकलेंगे, फ्लावर निकलेंगे, वो हेल्दी निकलेंगे। सेम हमारा रूट्स अगर हेल्दी है तो हमारे हेयर भी हेल्दी होंगे। अच्छा, अगर हम लोग स्कैल्प की बात करें या रूट्स की बात करें, जी। सो बेसिक न्यूट्रिशंस क्या यूज करने चाहिए, या जो लोग अगर जिनकी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा इम्बैलेंस है, सो क्या यूज करना चाहिए? मेरे हिसाब से वो अपनी डाइट में विटामिन ए, विटामिन सी, डी, बायोटिन, फॉलिक एसिड ये लें तो उनका रूट काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड पूछते हैं कि किस स्कैल्प में क्या इश्यूज हैं या किन इंग्रेडिएंट्स या किन विटामिन्स की कमी है, ये कैसे पता चलेगा? एक्चुअली क्या है कि स्किन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सबसे ज़्यादा जो उसको ठीक करने के लिए विटामिन बनाई गई है वो विटामिन सी है। सेम इसी तरह हेयर के लिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो विटामिन हेयर के लिए माना गया है वो विटामिन ए और डी माना गया है। ए और डी माना। इससे क्या होता है कि हमारा जो रूट एरिया होता है वो स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होने की वजह से जो हमारा फॉलिकल होता है वो ग्रोथ अच्छी होती है उससे। तो इसके लिए आप एग का यूज़ कर सकते हो, फिश का यूज़ कर सकते हैं, आप कैरेट गाजर का यूज़ कर सकते हैं, आप दही का यूज़ कर सकते हैं जितना ज़्यादा इंटेक करेंगे। और आप ग्रीन वेजिटेबल्स सबसे इम्पॉर्टेंट, आप ये सब लीजिए तो आपका जो विटामिन ए, सी, डी है ये आपके रूट्स पे सपोर्ट करेगा ग्रोथ पे। अगर कोई टीनेजर या बिगनर की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल या किसी भी एज की अगर हम लोग बात करें, जो प्रोन हेयर होते हैं, जो ब्रिटल हेयर होता है, वो आप कैसे असेसमेंट कैसे करते हो? आप माय क्वेश्चन कि अगर कोई मेरी एज का आ रहा है या किसी भी टीनेजर आ रहा है, सो आप कैसे असेसमेंट कैसे करते हो कि इसकी हेयर क्वालिटी ये है? आपका असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है? फर्स्ट मुझे आप ये बताओ। सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं। ओके। 2 सेगमेंट्स में एनालाइज करेंगे। फर्स्ट स्कैल्प, दूसरा लेंथ। ठीक है। अगर उसके ब्रेकेज हो रहा है तब Right. उसमें प्लैक्स ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लाइक ओलाप्लेक्स। अगर उसके रूट से हेयर फॉल हो रहा है तो एंटी हेयर लॉस का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंटी हेयर लॉस का ट्रीटमेंट। Exactly. असेसमेंट कैसे करते हैं कि इसके प्रोन हेयर्स हैं, या और डीप डाउन कैसे असेसमेंट करते हो आप? सबसे पहले हम स्कैल्प एनालाइज करते हैं, स्कैल्प की कंडीशन को देखते हैं। ओके। फिर हम लेंथ की कंडीशन को देते हैं। लेंथ के सिंगल एक हेयर को खींच के उसकी इलास्टिसिटी को चेक करते हैं। अच्छा। अगर उसकी इलास्टिसिटी अच्छी है ओके। तो कहीं ना कहीं उसका है बालों की जो हेल्थ है वो अच्छा है। प्रॉब्लम हमारे स्कैल्प पे है, तो सबसे पहले एनालाइज करेंगे हम स्कैल्प के और लेंथ को, उसी हिसाब से हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। सो अगर जैसे मान लिया किसी का स्कैल्प में इशू है, तो आप लोग 3 इमीडिएट फिक्स क्या करते तो आप जैसे बोल सकते हैं कि आपको ये मतलब एक क्वेश्चन है कि आप ये पूछ लीजिए कि क्या हेयर लॉस का सैलून में 100% रिजल्ट है, तो मुझे यस या नो में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगेगा ये। आलोक सर, आप मुझे ये बताइए कि
जो भी हेयर लॉसेस होते हैं, एग्जैक्टली। है ना, फीमेल्स में मेल्स में, क्या सैलून में इससे रिलेटेड कुछ ऐसा है जिससे उन लोगों के हेयर लॉस ना हो, जो भी प्रॉब्लम्स आती प्रोन हेयर्स की होती हैं, ये सारी इश्यूज कम हो जाए, ऐसा कुछ है क्या अपने पास? देखिए, हेयर लॉस एक ऐसी प्रॉब्लम है जी। जिसका 100% सोल्यूशन सैलून में नहीं है। ओके। ये बहुत बड़ा फैक्ट है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं। मतलब जहाँ पे 10 हेयर फॉल, 10 बाल टूट रहे थे, वहां पे 5 टूटेंगे, 6 टूटेंगे, 3 टूटेंगे, कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा। बट 100% सोल्यूशन नहीं है सैलून में। सो अगर किसी के बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है, सो उसे, अगर वो और वो सैलून पहुंच नहीं पा रहा है, सो उसे बेसिक क्या चीजों को फॉलो में रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ साइकिल, उसका हेल्थ इश्यूज और सही प्रोडक्ट यूज करना। बस 3 चीज में ही डिपेंड करता है हेयर की सारी क्वालिटी। लाइफस्टाइल में मतलब उसका जो डाइट है, वो अपने लाइफस्टाइल को कैसे जी रहा है, क्या खा रहा है, किस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, कितना पोल्यूशन है, कितना सनलाइट पे रह रहा है, ये सब भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। सपोज कोई सनलाइट में रह नहीं रहा है, मतलब सनलाइट में नहीं रहना का मतलब, सनलाइट क्योंकि पे नहीं, हाँ, वो डे उसका जॉब, ऑफिस जॉब है, ठीक है। रात को वो सीधे घर पहुंच गया। स्ट्रेस लेवल, अगर ऑफिस है तो स्ट्रेस भी तो वहाँ सैलरी के साथ मिल रही है हम लोगों को, राइट, डेफिनेटली मिल रही है। तो वहां से भी कहीं ना कहीं हेयर की प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। दूसरी चीज, हेल्थ जो होती है, मतलब हमारा जो डाइट होता है वो हमेशा हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी का डेफिनेशन क्या होता है? जिसमें मिनरल्स, विटामिन, आयोडीन, कैल्शियम की क्वांटिटी हो, ना कि जिसमें बर्गर, पिज्जा, मोमोज हो। तो हेल्दी फूड्स खाने से कहीं ना कहीं स्किन और हेयर दोनों ही ग्लो करेंगे। कोई टीनेजर या बिगनर्स, आजकल कलरिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, जी जी। आप क्या मैक्स कॉमन मिस्टेक्स क्या देखते हो आप? मैं देखता हूँ कि जब भी कोई क्लाइंट्स आता है तो कोई भी हेयर ड्रेसर उसमें बहुत ही जल्दी टिक कर देता है कि मैम हो जाएगा। राइट। तो मेरा ऐसा सजेशन है बिगिनर्स को और मेरे खुद के भी स्टूडेंट्स को, राइट, कि सबसे पहले यस करने से पहले एनालाइज कर लीजिए कि क्या जो उनकी डिमांड है वो पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक है। फर्स्ट ये हो गया। दूसरा, क्या हमको उस कलर करने के लिए प्री लाइटनिंग या ब्लीच की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। ओके। अगर पड़ रही है तो तीसरी जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है, सही डेवलपर को चूज करना। राइट। डेवलपर बेसिकली वो चीज होता है जो हम कलर ट्यूब के साथ उसको ऐड ऑन करते हैं, तो वो सही डायरेक्शन और सही राइट तरीके से होगा तो 100% रिजल्ट होगा। ये मेरा अपने खुद के स्टूडेंट्स के लिए खासकर ज्यादा मैसेज है कि इस पे ये ध्यान दें, और बाकी जो बिगिनर्स जो मेरे वीडियोस को देखते हैं उनके लिए भी। टीनेजर्स की बात करते हैं, 18 के अंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, ये इतना कलर की तरफ भागना, मान लिया वो फैशन है सारी चीजें, बट क्या उनकी हेल्थ के लिए ठीक रहता है? मतलब ये बहुत नेसेसिटी है कि आपको कलरिंग पे जाना चाहिए? नहीं, ऐसे हेल्थ में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। अगर आप किसी एक्सपर्ट से अपने हेयर को कलर कराते हैं तो आपके हेयर पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन क्या होता है कि जब भी कोई एक्सपर्ट कलर करता है, राइट, तो वो हमेशा आपकी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से काम करता है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब आपकी जो भी पर्सनालिटी है, उसके हिसाब से वो काम करेगा, और कोई भी ऐसा हार्म केमिकल्स यूज नहीं करेगा जिससे उसके बालों में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। इसीलिए शायद प्रोफेशनल्स कलर वालों का चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेयर जो है कम में रेट में कर रहे हैं, वो बस कलर कर रहे हैं, वो एनालाइज नहीं कर रहे हैं, बस कलर कर रहे हैं। चाहे वो 60 ईयर्स की एज हो, चाहे वो 40 ईयर्स की एज की क्लाइंट हो, सब पे वो काम कर रहे हैं, डिफरेंस मेंटेन नहीं रख रहे हैं। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या मेंटेन होता है? डिफरेंस का मतलब है कि किस पे कैसा कलर जाना चाहिए, किसके लिए कौन सा प्रोडक्ट बना है, इसकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एज वाइज प्रोडक्ट होते हैं? एज वाइज नहीं होते हैं, राइट, बट डिपेंड करता है कि सपोज कोई ऐसा हेल्दी हेयर है मेरे पास जिसमें हमें ब्लीच या प्रीलाइटनर की यूज नहीं करना है, एक सॉफ्ट जो है नेचुरल टोन हम उसमें कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे सलोन्स में हैं जो 100% हर बात पे वो ब्लीचिंग का यूज करते हैं, प्रीलाइटनिंग का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रीलाइटनिंग हार्मफुल है, बट उन पे नीड नहीं है, तो नीड नहीं है तो करने की कोई जरूरत नहीं है। मोस्टली जो टीनेजर्स होते हैं उसमें आजकल एक्ने प्रोन या ऑयली स्कैल्प जैसी प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली बहुत ज्यादा हो रही हैं, आप फेस करते हो, इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, जो हमारा सेबेसियस ग्लैंड्स होता है वो हमारे स्कैल्प और स्किन दोनों पे होता है। ठीक है। वो क्या करता है, आपके स्किन और हेयर में ऑयल को प्रोड्यूस करता है, ऑयल एंड सीबम को। ठीक है। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर क्रिएट हो जाती है, तो जो हमारा ऑयल होता है वो प्रॉपर निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो एक्ने क्रिएट हो जाता है। इसलिए हमेशा एक्ने ऑयली स्किन पे ही होता है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट्स आते हैं,
सलोन्स में ट्रीटमेंट्स आते हैं एक्ने के लिए, आप उसको यूज करें और एक्ने को नॉर्मली हटा सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके। अच्छा, ड्राई स्कैल्प जो जाती है, कई लोग उसको क्या बोलते हैं, खुश्की बोलते हैं, कई बार लोगों के में डैंड्रफ बहुत डैंड्रफ, है ना, ये भी बहुत ज्यादा होने लगता है कुछ लोगों को। तो मैंने बीच में कुछ वीडियोस वगैरह देखे हैं जिसमें क्या होता है कि जब वो कॉम कर रहे होते हैं तो एक पूरी फ्लेक्स निकल रही है। हाँ, ये सब। देखिए, सबसे पहले हम लोग जब भी कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, अब हमने कोई भी शैम्पू सपोज यूज किया या लाइक कंडीशनर यूज किया, तो वो हमारे स्कैल्प पे रुक गया। ठीक है। ठीक है, अभी क्या होता है, हमारे स्कैल्प के अंदर मैंने आपको बताया सेबेसियस ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे स्कैल्प पे ऑयल देते हैं। ठीक है, अब वो ऑयल और प्रोडक्ट आपस में मिलके स्कैल्प पे एक लेयर जमा देंगे। ठीक है। वो लेयर जो होता है वो कहीं ना कहीं डैंड्रफ ही बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्कैल्प की क्लीनिंग। आप जितना ज्यादा स्कैल्प को क्लीन करके रखोगे उतना ही डैंड्रफ फ्री रहोगे, उतना ही हमारा हेयर लॉस कम होगा। स्कैल्प क्लीनिंग के लिए आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू यूज करिए और वीक में 3 टाइम्स यूज करिए मिनिमम। तो स्कैल्प क्लीन रहेगी तो डैंड्रफ नहीं होगा और हेयर फॉल नहीं होगा। आपने अभी शैम्पू की बात करी, शैम्पू को यूज करने का प्रोसेस क्या है? मतलब समटाइम्स मैंने जो फील किया है, क्या होता है कि हमने गए, जल्दी से ऑफिस जाना है, जल्दी से धो लें, खत्म। एग्जैक्टली। सो ये बहुत रॉन्ग तरीका है। सबसे पहले जब भी किसी भी शैम्पू को यूज करना चाहिए तो आप एक बाउल में शैम्पू निकालिए और उसमें पानी को डालिए और इसको डाइल्यूट कर लीजिए। डाइल्यूट करने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसकी जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है। जब थिकनेस कम हो जाती है तो कभी भी वो स्कैल्प पे स्टे नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। अच्छे से क्लीनिंग करना है और बहुत प्यार से, सिर्फ रफ नहीं करना है, बहुत कस कस के। जितना स्कैल्प को प्यार से करोगे उतना ही आपका हेयर फॉल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और जब भी आप डाइल्यूट करके शैम्पू करेंगे तो प्रोडक्ट स्कैल्प पे रुकेगा नहीं और प्रॉपरली रिंस आउट हो जाएगा, तो डैंड्रफ नहीं बनेगा। डैंड्रफ का सबसे बड़ा रीजन मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट का रुकना। तो डैंड्रफ खत्म तो हेयर लॉस खत्म। सो फर्स्ट शैम्पू, देन आपने क्या बोला कि शैम्पू के बाद कंडीशनर का यूज मैंडेट है? हाँ, 100%। कोई खास वजह? 100%। जब भी हम लोग किसी के हेयर पे शैम्पू करते हैं तो हमारा जो हेयर होता है, जिसको मैंने ये पकड़ रखा है, इसमें कुछ लेयर्स होते हैं। जो हमारे हेयर की फर्स्ट लेयर होती है, इसको हम लोग क्यूटिकल्स के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या होता है, शैम्पू करने के बाद हमारा पीएच इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्यूटिकल्स ओपन हो जाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज को ओपन करके छोड़ देंगे तो डस्ट, यूवी रेस डायरेक्ट अंदर जाएगा, जिससे वो चीज और खराब होने लगेगी। तो हमें क्या होता है, शैम्पू से हमारे क्यूटिकल्स को जैसे ही ओपन करते हैं, आफ्टर कंडीशनर मास्क से हमको क्यूटिकल्स को ब्लॉक करना इंपॉर्टेंट होता है और 100% करना भी चाहिए हेल्दी हेयर के लिए। तो केवल शैम्पू सही तरीका नहीं है, शैम्पू के बाद कंडीशनर या मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेंड चला है कि जिसमें क्रेटिनिन, बोटॉक्स और स्टेटिंग, ये सभी का पहले मुझे ये था कि रिस्क क्या है? कोई रिस्क नहीं है, कोई भी रिस्क तीनों सेफ सर्विस है। ओके। तीनों सेफ है और बस हर इंसान के लिए, हर हेयर टेक्सचर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। कैरेटीन एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। किसी के बाल फ्रीजी हैं, ड्राई हैं, उनको ओनली एक प्रोटीन चाहिए तो हम कैरेटीन पे जा सकते हैं, बोटॉक्स पे जा सकते हैं। किसी के टेक्सचर को इम्प्रूव चाहिए, वेव है बालों पे, उसको परमानेंट स्टेट चाहिए, तो हम वहां पे रीबॉन्डिंग पे जाते हैं, क्योंकि रीबॉन्डिंग हमारे बॉन्ड्स पे काम करता है, जिससे हमारे बालों के टेक्सचर चेंज हो जाते हैं। अभी जैसा कि मैं अभी अपना एनालिसिस कर रहा था, सो क्रेटिन एंड बोटॉक्स एक सेगमेंट में है और स्टेटिंग एक इज डिफरेंट। कहीं पर भी मैं देख रहा हूँ आजकल कोई भी क्रेटिन करा रहा है, बोटॉक्स करा रहा है। क्या हर समय हर स्कैल्प को या हेयर को बोटॉक्स की या प्रोटीन की जरूरत है? ये क्या? और सेल तो हो, मतलब लोग अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए या अपनी चीजों को हाई क्रिएट करने के लिए वो कर रहे हैं। किसी के साथ भी ऐसा कर रहे हैं और क्लाइंट भी जाके करा रहे हैं। exactly. इसको आप कैसे कहोगे कि मतलब कोई भी क्लाइंट है वो इन सब चीजों से कैसे सेफ रहेगा? सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को समझिए। कैसे समझ? रिक्वायरमेंट को कैसे समझना है कि सपोज मेरे बालों में बहुत ज्यादा वेव है, राइट है, ठीक है। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अपने बाल को स्ट्रेट चाहिए, ये मेरी क्या हो गई, पर्सनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मुझे जब स्ट्रेट चाहिए तो मुझे कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कराना चाहिए जिससे मेरे बाल स्ट्रेट हो जाए। बिल्कुल। तो हमें उसमें स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट कराना चाहिए, लाइक रीबॉन्डिंग। अगर मेरे बालों में वेव है, कुछ भी है, बट मुझे ऐसा फील होता है कि वेव मेंटेन रहे, बस हेयर मेरे सॉफ्ट हो जाए,
ये मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, तो मुझे उस कंडीशन में जो है कैरेटीन का यूज करना चाहिए। तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट को समझें, उस हिसाब से हमको रिजल्ट अपने हेयर ड्रेसर से मांगना चाहिए। अगर हमारा हेयर ड्रेसर कुछ भी कह रहा है तो पहले हम समझें कि क्या हम कंफर्टेबल हैं कि नहीं उस सर्विस के साथ। अभी मुझे वेव चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट के मुझे वेव चाहिए, बट मेरे हेयर ड्रेसर ने सजेस्ट किया कि रिबॉन्डिंग कराइए, बहुत अच्छी चीज है, राइट। बट उसके बाद मेरे बाल स्ट्रेट हो गए, तो मेरे लिए रिबॉन्डिंग कैसी सर्विस है? बेकार सर्विस है। रीजन क्या है कि मुझे कैसे चाहिए था? वेव वाले हेयर। तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट को अपने हेयर ड्रेसर्स को समझाइए, उसी हिसाब से वो सर्विस फिर आपके ऊपर करेगा। मतलब क्लाइंट जितना ज्यादा डीप कन्वर्जेशन अपने ड्रेसर्स के Exactly. साथ करेगा, हाँ, जस्ट पेमेंट देके निकलना नहीं है। नहीं, आप पहले कंसल्टेशन अच्छे से करिए। आप अपनी बात अपने हेयर ड्रेसर को समझाइए और हेयर ड्रेसर अपनी बात आपको समझाए। जब तक आपका कंसल्टेशन नहीं स्ट्रांग होगा, आपकी सर्विस कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो मेरा फर्स्ट हमेशा मेरे क्लाइंट से कंसल्टेशन ही, कभी कभी बहुत लंबा कंसल्टेशन चलता है। अच्छा, हाँ, सपोज अगर मान लेते हैं कोई दूसरे हेयर ड्रेसर के स्पेशलिस्ट के पास से आपके पास आ रहा है, ठीक है, ठीक है, उसने किसी और जगह पे बोटॉक्स कराया हुआ है ठीक है। या स्ट्रेटिंग कराया हुआ है, नाउ क्या प्रोसेस यूज करते हो आप अगर कोई अपना स्पेशलिस्ट चेंज कर रहा है? सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसके मन में चेंजमेंट आया क्यों। सपोज प्लेस की वजह से, प्लेस, अब वो कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है, पहले ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होकर आया, उसको पता चला कि अब चेंज कर रहा है वो। एग्जैक्टली। सो हम सबसे पहले कंसल्टेशन करेंगे कि मैम आपने लास्ट जो जो भी सर्विस कराई है वो मुझे डिटेल्स थोड़ी बताइए, और अब और आज आप क्या ऐसा अपने हेयर में चेंजमेंट चाहते हैं। हम उसकी रिक्वायरमेंट को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, देन उसके बाद रिकमेंड करेंगे कि आप ये सर्विस कराइए। विदाउट कंसल्टेशन हम कभी भी उनके जो उनके मूड पे है, जो उनके मन पे जो थॉट चल रहा है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, विदाउट कंसल्टेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमें कंसल्टेशन प्रॉपर आराम से चेयर में बैठ के पूछना चाहिए, राइट, कि मैम आपको क्या लुक चाहिए, आप कैसा सोच रहे हैं। जब तक हम उस चीज को समझेंगे नहीं, हम कभी भी फ्रेम में आ नहीं सकते। तो कंसल्टेशन इंपॉर्टेंट है। आप एकेडमी भी चलाते हो? एग्जैक्टली, है ना? आपकी एकेडमी का नाम है कि हेयर स्टूडियो बाय आलोक सर। एग्जैक्टली। जो भी ट्रेनीज आते हैं आपके पास, ट्रेंड होते हैं, सो फर्स्ट मुझे आप ये बताओ कि उनका माइंडसेट के बारे में आज मुझे बताओ। आपकी जो भी बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे इतने लास्ट 16 ईयर्स में आपने पढ़ाए हैं, जी जी जी। सो मुझे बेसिक माइंडसेट बताइए कि जिस माइंडसेट के बच्चे सस्टेन कर ही जाते हैं इस इंडस्ट्री में। देखिए, सबसे पहले जब कोई नया बच्चा आता है, राइट, कुछ तो आता है कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो सैलून का काम सीख लेते हैं। हाँ, 90% ऐसे लोग हैं मेरे पास जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सोचते हैं लाइए सैलून का काम कर लेते हैं, ये ऐसे करके आते हैं। कुछ होता है जिनको इस लाइफ में कुछ आगे करना है, कुछ बनना है, और कुछ प्रो लेवल के होते हैं जिनको आलोक सर जैसा बनना है। तीनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस को हम कैसे मेंटेन करते हैं कि जिनको बस सैलून का काम सीखना है, वो आए, अपना अटेंडेंस दिए और चले गए, ठीक है। जिनको मेरी तरह काम करना है, तो मैं अपने सैलून में हमेशा ये चीज दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि मैं एक्चुअल फ्लोर में कैसा हूँ। वैसे मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटर्नशिप में मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ रात में 10-10 बजे तक खड़े रहते हैं। तो मुझे उनको देख के भी अच्छा फील होता है कि शायद ये कुछ लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑफ स्टूडेंट्स कि वो कितना मेहनत करना चाहते हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इम्पैक्ट करती है? ये 100%, अंडरस्टैंडिंग तो 100% मैटर करता है। सपोज कोई व्यक्ति कहीं और है, ठीक है, कहीं कहीं का भी बच्चा, और इस फैशन इंडस्ट्री बोलेंगे इसे, हाँ एग्जैक्टली, है ना, फैशन। सो अगर वो इसमें जा रहा है, अभी आपको लोकल लेवल पे क्या लगता है कितना स्पेस है कि वो व्यक्ति अपने आप को स्टैंड आउट कर सकता है? थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं कोई बंदा लोकल, मैं दिल्ली मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, टीयर 1 सिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, टीयर 3 सिटीज है, कोई एक विलेज का बच्चा है, ठीक है, कोई टाउन एरिया का बच्चा है, कोई सिटी, कानपुर जैसी सिटीज में भी कोई बच्चा सीख रहा है, ठीक है, बहुत कंपटीशन है, प्रॉपर कंपटीशन है। एग्जैक्टली। वो बच्चा आपके यहाँ से सीख के गया, देन व्हाट, उसके बाद क्या करेगा वो? जिससे उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। हमारा फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन कि आप जॉब कर सकते हैं,
दूसरा, आप अपने खुद के मालिक बन सकते हैं। ठीक है। ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप सोचिए, हम लोग जब भी पढ़ाई करते हैं, लाइक एमबीए या बीटेक करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, सब कुछ है, बट मालिक बनना है तो थोड़ा सा मुश्किल हाँ। है ना, थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि 100% होगा, बट थोड़ा सा है। बट हमारे फील्ड में क्या है, आफ्टर कोर्स करने के बाद आप 10 बाई 10 के रूम पे भी अपना एक सैलून चला सकते हैं और एक अच्छी इनकम कर सकते मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर कोई मान लेते हैं, आपके यहाँ कोई बच्चा आया, ठीक है, अब उसकी मिनिमम सैलरी कितने से स्टार्ट होगी? हैं। अगर वो एकदम फ्रेशर है तो 12,000 मान के चले। बेयर मतलब अगर उसने कोई भी, अच्छा, कहीं से भी कोर्स करके आया है या आपके यहाँ से कोर्स किया है? दो अलग चीजें नहीं, हैं। कोर्स वो मेरे यहाँ से करे या कहीं से भी करे, ठीक है। उसको कितना काम आता है ये मैटर करता है। डिपेंड्स। हाँ, कितना आता है। एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है। एग्जैक्टली अभी मेरे यहाँ से भी सीखा हुआ बंदा जरूरी नहीं कि वो अच्छी सैलरी पे ही करे। वो डिपेंड करता है उसको काम कितना आता है, उसने अपने ऊपर कितनी मेहनत करी है, वो किसी भी एकेडमी का ही हो। हर ट्रेनर अपना 100% देता है, 100% सिखाता है, अच्छी मेहनत करता है। बच्चे पे भी मैटर करता है कि उस ट्रेनर की बात को वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, कितना मेहनत कर रहा है उनकी बातों पे, तो ये मैटर करता है। फीमेल्स में मैंने देखा है कि ये कॉमन है कि हमें मेकअप, स्किन एंड हेयर पर एक वो कोर्स करती जी जी। बट उसके बावजूद भी एक एक बेस लाइन अगर उनसे थोड़ा सा भी कोई डीप डिस्कशन कर ले तो उनके पास बेसिक नॉलेज, बस वो ऊपर ऊपर का नॉलेज होता exactly. है और बेसिक नॉलेज नहीं होता। इसका रीजन क्या है? क्या लगता है कि मतलब क्या है? फिर तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अगर वो कोर्स करके आ रही है तो कोर्स में नहीं अच्छा पढ़ाया गया है। हाँ, और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखाता है। आप जितना इस फील्ड के अंदर जाएंगे, जितना एक्सपीरियंस लेंगे, उतना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा। एकेडमी ऐसा नहीं है आपको 100% सक्सेस की राह पे दिखा देगा। आप सपोज, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब भी हमको कोई स्कूटी चलाना सिखाता है, ठीक है, अभी मुझे सिखाया गया कि ये स्कूटी से ब्रेक लगता है यहाँ पे, ठीक है, और इससे हमारी स्कूटी आगे बढ़ती है। राइट। ये सब हमने आपको अच्छे से सिखाया और हमने आपको रोड पे भेज दिया और हमने ऐसे ऐसे बताया। अब सामने हमारे पास एक ट्रक आ जाता है, ठीक है, और हम अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ये मैंने सिखाया है कि ब्रेक मारने से गाड़ी को रुकती है, तो ब्रेक को कौन लगाएगा? जो ड्राइवर है। सो इसी तरह आपको अपनी समझ को समझना पड़ेगा कि मुझे ब्रेक को कहाँ पे लगाना है। अब ये नहीं सोचना है कि आलोक सर ने तो मुझे बताया नहीं कि जब बड़ा सा ट्रक आएगा तो ब्रेक मारना है कि नहीं मारना। राइट। ये आपको अपने IQ से समझना पड़ेगा कि मुझे ब्रेक कहाँ लगाना है। इसी तरह कोई भी एकेडमी हो, मेरी एकेडमी और किसी की भी एकेडमी हो, हम सब सिखाते तो कहीं ना कहीं सेम चीज ही है। थोड़ा सा अपने IQ को यूज करके हम अपनी चीजों को और अच्छा बना सकते हैं। कुछ ब्रांड्स के नाम बताओ आप, जो अगर कोई बिगनर भी हो, एकेडमी का भी ट्रेनर, वो यूज करे, कहीं का भी हो, डजंट मीन आप की एकेडमी का हो, किसी ऐसे एरिया का है जहां पर वो बहुत अच्छे सैलून से ट्रेनिंग लेकर नहीं है बट वो वर्किंग में है। सो आप क्या मतलब कुछ प्रोडक्ट्स के, ब्रांड्स के बताओ कि हाँ इसमें आप इसमें चले जाइए। जैसे हेयर ब्रांड्स मेरे जो 2 फेवरेट हैं, एक है लोरियल, दूसरा है सॉस्कॉफ। ऐसा क्यों? बेसिकली इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो हमारे हेयर पे कभी भी ड्राइनेस नहीं होता। ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होता है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ऐसा मेरा अनुभव और मेरा प्रैक्टिकल सेशन बताता है। अच्छा, और कौन कौन से ब्रांड है मार्केट में? मैं 2 ही का नाम लूंगा सर। बढ़िया। रीजन क्या है कि मैं 2 यूज करता हूँ, तो मैं 2 पे ट्रस्ट करता हूँ। बाकी का मैं नाम लूंगा और मान लीजिए मैं यूज नहीं किया, उसका रिजल्ट कैसा हो डोंट नो। मैं 2 यूज करता हूँ तो 2 का रिजल्ट अच्छा है। कोई भी अगर कोई भी अगर बिगनर अगर यूज करेगा तो उसको रिस्क इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। सही नहीं, सही डायरेक्शन से करेगा। सही डायरेक्शन से करेगा। हाँ, अब जैसे मैंने आपको बताया ना एग्जांपल स्कूटी का, मैंने आपको अच्छी स्कूटी बताता हूँ, एक्टिवा। राइट। अब वो ट्रक के नीचे आ जाएगा तो कहेंगे ले आलोक सर ने बताया था एक्टिवा अच्छी होती, तो ट्रक के नीचे आ गए। तो डिपेंड ऑफ ड्राइवर पे भी करता है, राइट, कि आप स्कूटी क्यों लेके जा रहे हो नीचे, ब्रेक मार के साइड कर ले। तो कहीं ना कहीं ये भी मैटर करता है कि डायरेक्शन आपका सही हो। फीमेल्स में समटाइम जो PCOD एंड थायराइड बोल सकते हैं, जी जी, या प्रेगनेंसी के टाइम पे, ऐसी फीमेल्स जब आपके सैलून या किसी भी सैलून में जाती हैं, किन चीजों की चेकलिस्ट खुद से देख लेनी चाहिए? नॉट फॉर कि हर बार सैलून ही उनको बताएगा, क्योंकि कुछ चीजें उनके साथ हैं, सेल्फ हैं, प्रॉब्लम्स चाहे थायराइड की है, प्रेग्नेंट है, तो उन्हें खुद क्या चीजों को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि ये गलती ना करें? ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि PCOD
या थायराइड इतना बड़ा मैटर नहीं करता है सलोन्स में, प्रेगनेंसी जरूर मैटर करता है। अच्छा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी अपॉइंटमेंट्स लें तो आप ये वहाँ पे कंफर्म कर लें कि आपके यहाँ कोई ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा जो मेरे लिए हार्मफुल है। ओके, क्लियर क्वेश्चन। क्लियर क्वेश्चन। क्या आपके यहाँ जो है वेंटिलेशन है? क्या अगर सपोज ऐसा कोई सर्विसेज हो रही है जिससे वहाँ का वेंटिलेशन नहीं निकल पा रहा है तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 क्वेश्चन हमेशा उनका राइट बनता है पूछना अपने सलोन्स में कि वेंटिलेशन और दूसरा कोई हार्ड केमिकल सर्विस तो नहीं हो रहा है जिसमें फ्यूम्स हो बहुत सारे। तो ये 2 सर्विस के बाद हम प्रेग्नेंट लेडी पे आराम से सर्विस कर सकते हैं और उनको ये पूछना चाहिए, उनका राइट बनता है। वेंटिलेशन तो प्रॉपर होना ही चाहिए 100% हर सैलून में होना चाहिए। सो समटाइम्स मैंने तो देखा है कि मैक्सिमम सैलून्स में कई बार तो नहीं होता वेंटिलेशन प्रॉपर। तो ये चीज ऐसा क्लाइंट को देखना पड़ेगा, खासकर प्रेग्नेंट लेडी क्लाइंट। इस चीज को फर्स्ट इम्पोर्टेंट। सेकंड कुछ ऐसा, सेकंड जब वो केमिकल सर्विस पहले चेक कर ले कि क्या इसके बाद कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल लाइक जिसमें फ्यूम्स हो जो मेरे लिए हार्मफुल है, एज ए नॉर्मल के लिए नहीं, तो ऐसे कोई सर्विस तो का अपॉइंटमेंट तो नहीं है। ये क्लियर करने के बाद ही अपनी सर्विस को आगे वो कराएं। ओके, हम लोग अभी आजकल, मुझे कलरिंग का पूरा प्रोसेस बता सकते हैं क्या शॉर्ट में, कैसे क्या होता है, क्या होता है कलरिंग का प्रोसेस, क्या होता है? देखिए कलर जो है अलग अलग सेगमेंट्स में काम करता है। सबसे पहले होता है कलर एक ऐसी सर्विस है जो प्रॉब्लम को छिपाता है। एक कलर सर्विस होता है जो प्रॉब्लम्स को नहीं और दिखाता है। दोनों में डिफरेंस समझिए। सबसे पहले अगर मेरे ग्रे हेयर है तो हमें उसे प्रॉब्लम को छिपाना है, ये एक अलग सर्विस हो गई। दूसरी होती है मेरे व्हाइट हेयर है, ब्लैक हेयर है, नथिंग कुछ भी, और मुझे उसमें हाईलाइट्स कराना है। हाईलाइट्स का मतलब ऐसा कलर जो लोगों को दिखाना है कि देखो मैंने कलर कराया है। राइट, हाँ। और एक होती है अपनी प्रॉब्लम को छिपाना। राइट। जब हम किसी ग्रे हेयर को कवर करने की बात करते हैं तो वो एक नॉर्मल सर्विस होती है, रेगुलर सर्विस होती है। क्लाइंट हर 20 डेज 1 मंथ में आके अपने ग्रे हेयर को नॉर्मली ब्लैक या ब्राउन में कन्वर्ट करा लेता है। जब हम किसी हाई प्रोफाइल सर्विस की बात करते हैं लाइक हाईलाइट्स, बालियाज पे बात करते हैं, जिसमें हमारे अपने नेचुरल टोन को कहीं ना कहीं ज्यादा लाइटर टोन करते हैं, उस पे हम बहुत सारे प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसे शेड्स पे हमको मजबूरी कह सकते हैं कि हमें ब्लीचिंग की यूज करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ब्लीच हार्मफुल केमिकल है या हार्मफुल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एज अ रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको ब्लीच का यूज करना पड़ता है। देन उसके बाद कलर को डिपॉजिट करना पड़ता है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ अच्छा, बट ये प्रोसेस बहुत लंबा है। राइट, दिस इज द शॉर्ट। हाँ, सो मतलब हर कलर का एक अलग प्रोसेस, हर कलर का एक अपनी चेकलिस्ट होगी। 100%। सबसे टफ कलर कौन सा होता है जो हम लोगों को दिखाना होता है कि हाँ मैंने कलर कराया है? टफ तो कुछ नहीं होता है। ओके, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि टफ कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिस गेम, राइट, से आप हर कलर को बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ में रिबॉन्डिंग क्या हेयर्स के लिए सही? आजकल बहुत सी फीमेल्स ना उससे छुटकारा मतलब नहीं कराना, मुझे नहीं करना चाहते हैं। ये अचानक क्यों ऐसा? मैंने भी कई सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें बोलते हैं रिबॉन्डिंग से मेरे बाल जल गए हैं। सो रिबॉन्डिंग नहीं करानी चाहिए। एकदम राइट है उनका आंसर, सही है। बट इसका छोटा सा मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बार मैं किसी टूर पे गया था तो वहाँ एक ढाबा था, तो जहाँ पे हम लोगों को खाना खाना था। सो हम लोगों ने वहाँ उनसे जो है रोटी ऑर्डर करी कि सो हम लोगों को 2-2 रोटी दे दे। तो वहाँ पे जो भी वो था ढाबे में खाना बनाने वाला, वो हम लोग को रोटी ला के दिए, बट वो रोटी जली हुई थी। ठीक है। अब मुझे आप इसका छोटा सा आंसर दीजिएगा, वो रोटी जली हुई थी तो क्या मुझे पूरी लाइफ रोटी नहीं खानी चाहिए क्योंकि रोटी जली हुई होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार जहाँ खाया हो सकता है वहां की रोटी अच्छी नहीं हो। हाँ, आई थिंक उसने शायद जला दी हो। ये भी बात एग्जैक्टली सेम ऐसे ही हमारे फील्ड में सर्विसेज होती है, चाहे वो कलर की बात करें, रिबॉन्डिंग की बात करें या फिर ट्रीटमेंट्स की बात करें। किसी भी ट्रीटमेंट से सही नहीं होता है या किसी भी ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कि सही तरीके से किया हुआ ट्रीटमेंट कभी भी हार्मफुल नहीं होता। मे बी उसको रिबॉन्डिंग करना नहीं आता होगा इसलिए बाल को जला दिया, मे बी उसको रोटी बनाना नहीं आता होगा इसलिए उसने रोटी को जला दिया। तो सही प्रोसेस सही तरीके से करेंगे। रिबॉन्डिंग का प्रोसेस आप बता सकते हैं? सबसे पहले हम लोग रिबॉन्डिंग में अपने हेयर के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। हेयर्स के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, हेयर को नहीं। हेयर के अंदर एक बॉन्ड्स होते हैं, हाँ, जिसको हम लोग ब्रेक करते हैं। ये एक बड़ा सेगमेंट्स है, एकेडमी है ये। जैसे हमारे बॉन्ड्स होते हैं 3 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। सबसे जो हार्ड बॉन्ड होता है
उसको डाइसल्फाइड बोलते हैं। उसको हम लोग बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, फिर आयन करके उसके एक शेपिंग देते हैं, स्ट्रेट करते हैं, फिर उसी बॉन्ड्स को वापस हम लोग जोड़ देते हैं, जिससे हमारे बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। फिर जोड़ देते हैं? हाँ, अच्छा। न्यूट्रलाइजर से प्रोडक्ट के साथ उसको जोड़ देते हैं। हेयर को नहीं, हाँ। हेयर के अंदर जो प्रेजेंट बॉन्ड्स होते हैं। सो मतलब उसको बाहर से नरिश करते हैं एक तरह से? नहीं। हाँ, मुझे समझाइए कैसे। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक हेयर है, ठीक है, फिर आपने क्या किया? आपके पास हमने एक प्रोडक्ट लगाया उसमें। अच्छा, सिर्फ उस पे? ठीक है। हेयर पे पूरे में प्रोडक्ट लगाया। अब वो प्रोडक्ट क्या करेगा, आपके हेयर के अंदर जो बॉन्ड्स होगा, जिसको हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बोलते हैं, उसको वो क्या करेगा, लूज करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, अच्छा, ओके, वो ये काम कर रहा है, कर दिया वो। ठीक है। उस प्रोडक्ट में होता है अमोनियम थायोग्लाइकोलेट, जो ये काम करता है। ठीक है। सो उसके बाद हमने उसको शेपिंग दी। शेपिंग में मतलब हमको स्ट्रेट चाहिए, हमने उनको अच्छे से आइनिंग कर दी। आइनिंग करने के बाद वो हेयर स्ट्रेट हो गए हैं, बट उसका जो बॉन्ड्स है वो अभी भी क्या है, लूज है। तो हमने एक दूसरा क्रीम लगाते हैं जिसको न्यूट्रलाइजर के नाम से जानते हैं। वो जब एप्लीकेशन करते हैं तो जो लूज बॉन्ड्स होते हैं ना, वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके। जब वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो उस समय हमारे बालों का शेप क्या होता है, स्ट्रेट होता है। राइट। तो जब बॉन्ड जुड़ेगा तो शेप के अकॉर्डिंग स्ट्रेट हो जाएगा बाल। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। प्रॉब्लम्स कहाँ आती है कि जब हम लोग बॉन्ड्स को लूज करते हैं तो कभी कभी उसको एक्स्ट्रा लूज या एक्स्ट्रा ब्रेक कर देते हैं, जिससे ब्रेकेज या हेयर जलने की प्रॉब्लम आ जाती है। सो दैट इज द रीजन कि रीबॉन्डिंग हार्मफुल नहीं है, बट क्या है कि उसका प्रोसेस अगर राइट, उसका मुझे लगता है प्रोसीजर टाइम भी होता होगा। एग्जैक्टली, बॉन्ड्स ब्रेक होने का एक टाइम होता है। वो 5 मिनट भी हो सकता है, 1 आवर भी हो सकता है। वो आपको चेक करना पड़ेगा हर बार। हर हेयर का अलग होता है? नहीं, हर हेयर का नहीं होता है, हर हेयर का अलग होता है, बट आपको चेक जो है हर सेक्शन पे करना चाहिए। अच्छा, और इसमें टाइमिंग कितना लगता है बॉन्ड्स में? रिबॉन्डिंग में? रिबॉन्डिंग अप्रॉक्स 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स लगता है। ओके। सो मतलब रिबॉन्डिंग को अगर जब तक राइट प्रोसीजर से नहीं करेंगे तो रिबॉन्डिंग हमेशा हार्मफुल है? हार्मफुल है, 100% हार्मफुल है। ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स, एज अ ट्रेनर, एज अ सैलून एक्सपर्ट, एज अ हेयर स्पेशलिस्ट, आप कौन से इंग्रेडिएंट को सबसे ज्यादा अवॉइड करते हो इन सैलून? ऐसा तो कोई ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है सैलून्स में। बस हाँ, एक कैरेटीन में हमारे पास पहले आता था, पहले के टाइम पे फॉर्मल्डिहाइड, वो थोड़ा सा हार्मफुल होता था। उसकी जो फ्यूम्स होती थी उसकी वजह से गले में थोड़ा सा ईचिंग सा इफेक्ट होता था। बट आज भी वो सब सॉल्व हो गया है। अब भी प्रोडक्ट जितने भी बनते हैं वो सब फॉर्मल्डिहाइड फ्री बनते हैं। तो अभी ऐसा कोई हार्मफुल नहीं होता है जो हम लोग उसको अवॉइड करें। ओके। आजकल अगर बात करें तो ग्रे हेयर का जो ट्रेंड है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। एग्जैक्टली। आप पहले इसको किस तरीके से देखते हो, ग्रे हेयर को? पहले ये बताओ। मैं तो एकदम नॉर्मल देखता हूँ। ग्रे किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये एक मेलानिन की वजह से होता है। जब मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमारे हेयर ग्रे हो जाते हैं। ये एकदम नेचुरल है, सिंपल नेचुरल। उसको एज से डिफाइन नहीं किया जा सकता कि 60 है तभी ग्रे होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। दैट मीन कि उनका जो डाइट था वो बेहतर था, वो अच्छा था, और जो एनवायरनमेंट था वो बेहतर था। एग्जैक्टली। सो इम्पैक्ट इज दिस। अच्छा, जो आपके पास क्लाइंट आते हैं, ठीक है, लास्ट 16 ईयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस है, जो लोग हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, ग्रे हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं, सर्वे बोल सकते हैं, जो मैंने एक एनालिसिस किया, वो अधिकतर ये सोचते हैं कि एक बार मैंने ग्रे हेयर ट्रीटमेंट करा लिया, मुझे दोबारा सैलून नहीं जाना पड़ेगा। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। जब भी किसी ने अपने पूरे हेयर को ग्रे कराया है और ये सोच के कराया है कि अब मुझे सैलून नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा नेचुरल ग्रोथ भी वाइट है और मैंने वाइट करा भी लिया तो मुझे सैलून नहीं जाना पड़ेगा। आपको ज्यादा जाना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी कलर को करते हैं, आर्टिफिशियली तो कलर है कहीं ना कहीं, डेफिनेटली हमने उसके जो आर्टिफिशियल कलर को नेचुरल कलर को आर्टिफिशियली ग्रे कर दिया हमने, अब उसकी मेंटेनेंस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। उसको टोनिंग कराने आपको जाना पड़ेगा, स्पा लेने जाना पड़ेगा, उसकी नरिशिंग सर्विस लेने जाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं सैलून सर्विसेज आपकी बढ़ जाएंगी, आप उससे छुटकारा नहीं पा रहे। तो सॉल्ट एंड पेपर एक ऐसा कलर है जो मेंटेनेंस को बढ़ाता है, कम नहीं करता है। सो मान लेते हैं कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति आया, ठीक है, जैसे मेरे इस समय बहुत ज्यादा साइड से ग्रे है, और मैंने कहा कि चलो मुझे पूरा करना है, इसमें अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस कितना आएगा? मुझे अगर अपने बारे में जानना है,
मुझे किसी और की बात नहीं है, मैं आपके पास आया, आप मुझे देख पा रहे हो। सो फर्स्ट आप मुझे बताओ कितना एक्सपेंस आएगा। एक्सपेंस बताना बहुत टफ है। नहीं, मुझे तो बता सकते हैं। नहीं, तो वही हाल है ना कि अगर मैं एक ऑपरेट कराने कोई चीज जाता हूँ, डॉक्टर से पूछता है कि इसमें आपका कितना खर्चा है, हाँ, तो मैं आपको किसी भी सर्विस का एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूं कि जब भी आप किसी सैलून में कोई भी सर्विस कराते हैं, राइट, तो कभी भी प्रोडक्ट कॉस्टिंग नहीं होती है, नथिंग, वो 0% होती है। केवल कॉस्टिंग होती है सर्विस चार्ज। सपोज मैं किसी के हेयर पे कलर कर रहा हूं और मैंने कॉस्टिंग ली है 50,000 या 15, 10, जो भी आपको मानना है, 10,000 अप्रोक्स। ठीक है। ठीक है, इसको फिर से मैं बोलता हूँ। हाँ, सपोज मेरे पास कोई क्लाइंट आता है जिसको मुझे सर्विस करनी है, मैंने उसके चार्ज किया है 5,000, ठीक है, और मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है वो 300 आ रही है। राइट, आ रही है। तो जो इसका बीच का अमाउंट है वो मेरा सर्विस चार्ज है। सर्विस चार्ज का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट को कब, कहाँ और कैसे बालों पे लगाना है, इसी को हम लोग सर्विस चार्ज बोलते हैं। तो कॉस्ट हमेशा सर्विस चार्ज का होता है, प्रोडक्ट का नहीं होता है। अगर ऐसा होने लगता है तो डॉक्टर ऑपरेट जो 2-3 लाख में कर रहे हैं, वो 2-3 सौ में करने लगे सीजर से। एक चीज अगर ये बताइए कि जो भी ये ग्रे हेयर सॉल्ट एंड पेपर का यूज किया जा रहा है आजकल, तो कहीं पे भी किया जा रहा है, इसमें भी क्या क्वालिटी बेस्ड सॉल्ट एंड पेपर यूज होता है कि ये कलर पे डिपेंड करता है। कुछ लो बजट के कलर भी आते हैं, कुछ हाई बजट के कलर भी आते हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। लो बजट के कलर में जल्दी फेड आउट होता है, हाई बजट में थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग चलता है, क्वालिटी आपकी अच्छी होती है। ऐसी कौन सी चीज होती है जो कलर की क्वालिटी को बढ़िया बनाती है? मतलब आफ्टर केयर। एग्जैक्टली, आफ्टर केयर हम कोई अच्छा यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू आप जो हेयर ड्रेसर बोलेगा, तो आपका कलर और हेयर हमेशा लॉन्ग लास्टिंग और हेल्दी रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, सैलून में सर्विस करा के कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर ले रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से हमारे बालों पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, आफ्टर सर्विस। अभी रिसेंटली एक रिसर्च हो रही थी जिसमें जो ग्रे हेयर को रिवर्सल ट्रीटमेंट आमतौर पर हो सकता उपलब्ध हो जाए। एज अ सैलून, आप एज अ हेयर स्पेशलिस्ट आप कैसे देखते हो इसको? मतलब ये आपके लिए लॉस तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब कोई ऐसी रिसर्च आ जाएगी जिसमें आप कोई भी क्लाइंट है वो अपनी डाइट के अनुसार या जो भी प्रोसेस होगा उसके अनुसार अपने वापस ब्लैक कर लेगा, तो उसमें तो फिर आप लोगों का लॉस होगा। नहीं, अगर वो इंटरनली ब्लैक कर ले रहा है अपने हेयर को, हाँ, व्हाइट को हटा दे रहा है, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, प्लस पॉइंट है हमारे लिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि आज की डेट में जब भी क्लाइंट हमसे कलर कराने आता है, लाइक हाइलाइट्स पे जाता है वो, तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो जो मार्केट का कलर यूज कर लेते हैं या वो मेहंदी यूज कर लेते हैं। राइट, तब हमें कलर को अचीव करना बहुत टफ हो जाता है। जब ऐसा कुछ हो जाएगा तो ना तो वो मेहंदी यूज करेंगे, ना वो मार्केट का कलर करेंगे, तो हमारे लिए कलर करना, चेंज करना, कुछ नया कलर करना इजी हो जाएगा। तो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा है, मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है। आप अपने प्रोफेशन में, मतलब अगर ओवरऑल कंपाइल करो, अच्छे प्रोफेशनल्स, नॉर्मल, जब आप क्लाइंट को देखते हो तो वो सबसे ज्यादा हेयर मिस्टेक्स क्या करते हैं? क्लाइंट्स सबसे ज्यादा जो मिस्टेक करते हैं, एक तो सही शैम्पू का चूज ना करना, ओके, दूसरा शैम्पू का सही यूज ना करना। ठीक है, अभी हम लोग किसी क्लाइंट को बताते हैं कि हमें शैम्पू कैसे यूज करना है, डाइल्यूट करके, राइट, ये उनके भी समझ में आ गया, बट क्या है, उन्हें जल्दी है, उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट शैम्पू एप्लीकेशन किया। राइट, बहुत ज्यादा जल्दी है तो आफ्टर शैम्पू उन्होंने कंडीशनर और मास्क का यूज नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मिस्टेक है हमारे सैलून पे, हमारे क्लाइंट्स के हेयर पे आती है कि वो राइट शैम्पू यूज न करना और सही प्रोसेस यूज न करना। यही सबसे बड़ा इशू है, बाकी तो सब कुछ सेकेंडरी है। एज अ डाइट आप क्या रेफर करोगे? मतलब क्या डाइट, अगर किसी के भी है, कहीं का भी बंदा, वो अपनी अगर नेचुरल डाइट में कुछ चीजें इनटेक करना चाहता है? देखिए, जब किसी के हेयर में प्रॉब्लम हो या नहीं हो, हर इंसान को अपना डाइट हमेशा अच्छा रखना चाहिए। ऐसे डाइट यूज करना चाहिए जिसमें विटामिन ए, डी, सी, बायोटिन, फॉलिक एसिड, ठीक है, ओमेगा, ये सब कुछ हो। जैसे हम लोग कर्ड यूज कर सकते हैं, दही यूज कर सकते हैं, अंडा यूज कर सकते हैं, फिश यूज कर सकते हैं। ये सब बेसिकली हमारे जो है मिनरल्स के थ्रू है, तो ये हमारे हेयर के लिए और स्किन के लिए काफी अच्छे होते हैं। एक चीज आप ये बताओ, जैसे सैलून जो होते हैं, सैलून स्कैम और अपसेलिंग के लिए कुछ भी अगर देखा जाए तो क्लाइंट को बहुत कंफ्यूज करते हैं। आपके हिसाब से एज अ क्लाइंट क्या ऑनेस्ट चेकलिस्ट होना चाहिए?
सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आप सर्विस मांग रहे हैं Right. वो किससे सही होगा। अगर आपने किसी ने आपसे बोला कि अपने अपने बालों पे रिबॉन्डिंग करा लीजिए, राइट, तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्चुअल रिबॉन्डिंग रिजल्ट क्या है। राइट, आप केवल रिबॉन्डिंग के नाम से मत कराइए, राइट, आप पहले उसके रिजल्ट को समझिए कि इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या आएगा। अगर उसने बोला कि रिबॉन्डिंग से स्टेट आएगा, तो आप पहले समझिए कि आपको स्टेट की सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा अवेयर क्लाइंट को भी होना पड़ेगा, तभी थोड़ा सा चीजें मेंटेन हो सकती हैं। और जो सैलून वाले कंफ्यूज करते हैं उसका क्या बोलेंगे आप? उसमें तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मतलब सैलून नहीं, कंफ्यूज कोई नहीं करता है। सैलून हमेशा आपको एक सही डायरेक्शन देता है। सर मैं आपके सैलून की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए। मैं देखिए, मैं जो बात करना चाहता हूँ, मैं अपने ऊपर ज्यादा मतलब बात करना चाहता हूँ। मैं लोग क्या कर रहे हैं उस पर मैं कैसे जज नहीं करता सर। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम किसी इंडस्ट्री में होते हैं, जब आपने एग्जांपल देखा होगा, मैं आपकी बात को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड, आपके अगल बगल में अगर कोई ऐसा बंदा है जो किसी हॉस्पिटल में है, ठीक है, उसका हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन हम उससे पूछते हैं ना कि किस हॉस्पिटल में जाए। दैट मीन्स कि अगर आप हेयर स्पेशलिस्ट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, हर आदमी घर से बाहर निकलता है, उसे प्रॉफिट चाहिए, बट एज अ एक्सपर्टाइज आप मुझे बताओ कि क्यों ऐसा होता है। लोग अपनी टारगेट सेलिंग करने के लिए कुछ भी प्रोडक्ट लगा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रोडक्ट गलत है, वो कंपनी भी अपना प्रॉफिट निकाल रही है, जिस सैलून में अपना प्रोडक्ट दे रही वहां पर उसको डिस्काउंट भी देना है, उससे उसको मार्जिन भी बचाना है, उसका एक है। लेकिन एज अ क्लाइंट जब आप देख रहे हो तो 100 रुपए की चीज को 1 लाख रुपए में दिखाया जा रहा है, इस लेवल का, तो बहुत कंफ्यूज किया जाता सर, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। एट द एंड तो ये सर हाई सेल्स क्रिएट करने के लिए उसको कंफ्यूज किया जा रहा है। तो सर ये सैलून स्किल नहीं है, ये तो पूरी दुनिया का चल मतलब हर जगह चल रहा है। तो यहाँ पे अवेयर होना चाहिए जो सर्विस करा रहा है उसको। अगर हम हॉस्पिटल की बात भी करते हैं, आप हॉस्पिटल के अंदर जाइए, हम सबको पता है जैसे ही बाहर जाएंगे तो हमारे बैंक अकाउंट से बहुत सारे जीरो कम हो जाते हैं, होते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि क्या हमको वो ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं लेना। तो ये अवेयर हमेशा क्लाइंट को होना पड़ेगा। डॉक्टर्स तो हमें बताएगा कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसा कर लो, जीरो कम करा लो अपने। तो ये हमें समझना पड़ेगा, हम किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर को नहीं समझा सकते। मैंने आजकल देखा है डॉक्टर्स, कई सारे डॉक्टर्स आ गए हैं जिनके हिसाब से सैलून वाले बिल्कुल खराब। हाँ। मैंने कई सारे वीडियोस देखे, मुझे करेक्ट याद नहीं आ रहा है, इसमें यह था कि अरे सैलून वाले ये खराब कर देते हैं, हेल्थ खराब देते हैं, हेयर की हेल्थ खराब कर देते हैं। ये एक्चुअली ये टॉपिक तो मेरे मन में बहुत टाइम से चल रहा था कि आज की डेट में जितने भी कॉस्मेटोलॉजी डॉक्टर्स होते हैं, वो सैलून के पीछे चले गए हैं। हाँ, कि मतलब सैलून वाले उनकी दुकान बंद करके अपनी दुकान खोल लें। हाँ, मतलब वो चाहते हैं कि सैलून जो होता है वहां पे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब वो बेसिकली वीडियो बना रहे हैं आज की डेट में कि ये नहीं अच्छा है, वो अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है सबको अपना काम करने दीजिए, आप अपना करिए, हमें अपना करने दीजिए। खासकर उन डॉक्टर्स को जो रील बना रहे हैं आजकल अपने ट्रीटमेंट्स को छोड़ के, आप उस ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ लाइए कि आपके पास क्लाइंट्स आए, आपके पास जाए, ना कि आप किसी सैलून को टारगेट करो। मतलब मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं किया, बट वो सैलून सेल का फंडा होता है कि जब तक पहले प्रॉब्लम क्रिएट करी जाती है फिर अपना सॉल्यूशन दिया जाता है। एग्जैक्टली। जब मैं अपने एकेडमी में पढ़ाता हूँ, फर्स्ट डे मैं एक चीज सिखाता हूँ, क्या कि जब भी आपको किसी भी क्लाइंट को बनाना है, राइट, तो कभी भी आप दूसरे को नीचा मत दिखाइए। आपको एक मौका जरूर मिलेगा कि आपको अपने टैलेंट दिखाना, बस उसमें आप अच्छा टैलेंट दिखाइए और अच्छा सबको आप बेस्ट बोलिए। हर हेयर ड्रेसर, हर स्किन एक्सपर्ट बेस्ट है, सबको बेस्ट बोलिए। ये मेरे यहाँ का पहला टॉपिक है। एक चीज आप मुझे ये बताओ कि सपोज कोई पर्सन ऐसा है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है सैलून, ठीक है, सैलून का बजट अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास होम केयर, तो होम केयर कोई रेमेडी हो आपके पास जो किसी के लिए, मेल हो फीमेल हो, कोई भी एज का हो, ऑलवेज उस पर काम करेगी? देखिए, होम रेमेडीज में सबसे जो मुझे बेस्ट लगता है वो मेथी पाउडर है। में मेथी को भिगा लीजिए, सुबह उसका पेस्ट बना लीजिए, बना लिया, उसमें थोड़ा सा दही ऐड करिए, बनाना ऐड करिए, थोड़ा सा एलोवेरा को ऐड करिए, अच्छे से उसको मिक्स करिए, स्कैल्प से लेके पूरे लेंथ पे एप्लीकेशन करिए। 60 मिनट, 30 से 60 मिनट बाद उसको अच्छे से शैम्पू कंडीशनर कर लीजिए और हफ्ते में 1 से 2 बार करिए। आपके हेयर ऑलरेडी बहुत स्मूथ और अच्छे हो जाएंगे। सपोज मेरे जैसे हेयर है किसी के, वो क्या करेगा? आपको ऑलरेडी स्मार्ट
प्रॉब्लम आती है फीमेल्स में ज्यादा, क्योंकि उनकी लेंथ होती है लंबी, और वो कट नहीं, अभी हमको कि हम लोग मेल्स में क्या होता है, वो एक हफ्ते बाद हम लोग शॉर्ट करा लेते हैं, जितना मेहनत किया वो कट के गिर गया वहां पे। तो फीमेल्स नहीं कराती, उनके लिए बेसिकली ये है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो लेवल होता है ड्राइनेस का वो हाई हो गया होता है, तो वो मेथी पाउडर से नहीं सही होगा, वो केवल हेयर स्टूडियो में ही सही होगा। इतनी सारी बातों में आप हर बार फीमेल्स के हेयर की बात करें, मतलब मेल्स के हेयर की कोई वैल्यू नहीं है क्या? नहीं, फीमेल्स को सर्विस कराने दीजिए, मेल्स को कमाने दीजिए। मतलब मेल्स कमाए फीमेल्स के लिए। एग्जैक्टली, राइट। तो इतना जो मेंस का पार्लर आजकल बहुत ट्रेंड, अब तो मेंस में भी बहुत ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट है ना। आई एम जस्ट जोकिंग, दोनों के लिए होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए उतना ही इम्पैक्टफुल सलोन्स है, उतने ही अच्छे सलोन आज की डेट पे खुल रहे हैं। जितना केयर आज फीमेल्स करती हैं उतना केयर मेल भी करते हैं, क्योंकि मेल के बार्डनेस की प्रॉब्लम बहुत आती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत आती है, स्किन में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये सब के लिए मेल सलोन बहुत अच्छे हैं। ओके, आप सिर्फ फीमेल्स पे ओरिएंटेशन है आपका? एग्जैक्टली, अभी फिलहाल मेल्स पे नहीं है। फ्यूचरिस्टिक आपने नोटिस किया होगा कि अभी कुछ एआई ऐसे रोबोट्स आ गए हैं जिसमें शुद्ध भाषा में अपना सर डालिए, हेयर कट हो जाएगा, और टिक किया है बाहर। क्या लगता है ये एज अ सैलून, एज अ हेयर स्पेशलिस्ट ठीक रहेगा? हाँ, हम लोग को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं लगता है जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर दिक्कत आएगी? नहीं, मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ। जब भी हम लोग किसी भी हेयर को छूते हैं काम करने के लिए, तो क्लाइंट्स और हेयर ड्रेसर के बीच में एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन बनता है। ओके। जो कभी भी एआई नहीं बना सकता। आप सोचो कि मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मैं आज की डेट में फोन करूं और जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है मेरी, वो शायद 10 मिनट के अंदर मेरे पास खड़े रहेंगे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये ना तो वो रोबोट कर सकता है, ना वो मशीन कर सकता है, ना एआई कर सकता है। मतलब आप तो जो एक रिलेशन क्लाइंट के साथ हमारा बनता तो ये तो है, आपका हुआ ना सर, समझिए सबके साथ सब। जब कोई हेयर ड्रेसर किसी भी क्लाइंट को हेयर को छूता है तो उसके हेयर को वो फील करता है। फील का मतलब होता है कि उसकी फीलिंग्स को समझता है, उसकी फीलिंग्स को कनेक्ट होता है, तभी हम एक राइट सर्विस कर सकते हैं, और तभी क्लाइंट हमारा वो करा भी सकता है। अभी होता है ना कि जब हमको प्रॉब्लम होती है तो हमें हमेशा अपने दोस्त की याद आती है बातों को शेयर करने के लिए। हम चाहे चैट जीटीपी से जितनी भी बातें कर ली, बट एक ह्यूमन चाहिए होता है जिससे हम डिस्कस अच्छे से कर सके। आजकल तो एआई इतने आ गए कि आप उनसे क्या बोल सकते हैं, बट एक ह्यूमन चाहिए होता है सर। नहीं, मैं आपकी बात को डिनाइल नहीं कर रहा हूँ। हम लोग अभी जिस लोकेशन है, जिस अभी जगह पर है, वहां पर अभी इतनी चीजें नहीं आई हैं, बट ऑल वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो ऐसे ऐसे आई आ गए हैं जो आपसे वैसी ही बात करेंगे जैसी बातें आप सुनना चाहेंगे। वो बिल्कुल उसी तरीके से आपकी फीलिंग्स पर जिस चीज को आप फील करने की बात कर रहे हैं वो वैसे ही फील करेंगे, वो और अच्छे से ज्यादा रिजल्ट दे पाएंगे। तो इस पर मुझे लगता है कि आपने अभी या तो अभी आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आई होगी। नहीं, अभी तो आई नहीं ना, आप देखते हैं इन फ्यूचर कभी ऐसा कुछ एआई आता है, एआई फिर देखा जाएगा। सो शशांक जी, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मैंने आपकी रील्स देखा है तो उसमें सब ऐसे कुछ बिजनेसमैन, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ टीचर, सब कुछ थे, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपने ऐसे सलोन को ही क्यों चूज किया? जैसा कि आलोक जी अभी आपने पूछा मुझसे कि मैंने आपको ही क्यों चुना फॉर दिस पॉडकास्ट। सो मेरा फर्स्ट मोटो था कि जब मेरे चैनल का एक मोटो है कि जब भी मैं किसी व्यक्ति के साथ पॉडकास्ट करूं तो उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। वो पहला पूरा हो रहा था। सेकेंडरी जब था कि जब मैं फैशन इंडस्ट्री में अपने शहर की बात कर लें, अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं बहुत से लोगों को टच कर रहा था, मैं बहुत से लोगों से बात करने का ट्राई कर रहा था। तो हम लोग जब भी किसी से बात करते हैं तो फर्स्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं कि ये जो पर्सन है क्या सिर्फ ये काम कर रहा है या इनके काम से लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन भी हो रही। तो ये चीज भी आपके काम में थी। थर्ड चीज जो मुझे सबसे बेहतरीन लग रही थी आपके काम में कि आप सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं हो। जब भी मैंने आपका डेटा निकाला, जो भी हमने आपके बारे में पता किया, आप जब ट्रेनिंग देते हो, बच्चों को ट्रेनिंग देते हो, सिखाते हैं, स्किल सिखाते हैं, तो उसमें आप बता रहे होते हैं किस हेयर के साथ क्या चीजें करनी है। और उसमें सबसे बड़ा जो मोटो रहता है कि आपको खुद उस काम में बहुत मजा आता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। जब हम लोग बैक हैंड भी कन्वर्जेशन कर रहे थे तो मुझे एक चीज ये लग रही थी
कि आप सिर्फ ऐसे नहीं कि कोई भी व्यक्ति आया उसको किसी भी प्रोडक्ट से इनहेंस नहीं करते, आप पहले उसकी क्वेरी को फुल ऑफ अंडरस्टूड करते हो, फिर ये बताते हैं कि उसके लिए क्या बेहतर है, ये आप ज्यादा डिसाइड करते हो, क्योंकि वो तो कुछ भी, कोई भी आदमी किसी चीज से इन्फ्लुएंस हो सकता है। और फोर्थ चीज ये थी कि अभी भी अपने आसपास का जो माहौल है उसमें इस इंडस्ट्री को बहुत छोटे नजरिए से देखा जाता है कि ये नाई का काम है, बाल काटने का काम है, पार्लर है। बट ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत से बच्चे आपको देख के इंस्पायर होते हैं। तो मैं चाहता था कि हमारे चैनल पर आकर उन बच्चों को और उन जैसे और बच्चों को एक ऐसा व्यक्ति दिखे जिसको देख के वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रूम कर सके, बहुत बूम कर सकते और वो अपनी लाइफ को एक नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जा सके। तो ये 4 चीजें थी जो मुझे लग रही थी कि आप आए और हमारे साथ अपने वैल्यूड टाइम को साझा करें। बाकी आपका जो मुझे सबसे अच्छा स्ट्रक्चर लगता है, जो आपकी एकेडमी है आलोक सर बाई हेयर स्टूडियो बाय आलोक सर, हेयर स्टूडियो बाई आलोक सर, उसका मुझे प्रोसेस बहुत अच्छा लगा कि पहले हम बच्चों को मिलते हैं, पहले बच्चे के माइंडसेट को रेडी करते हैं, देन एकेडमिक चीजों को, फिर हम लोग तुरंत ही, हमारे पास और अदर ऑप्शंस भी हैं कि जॉब भी करा सकते हैं, अदर भी है, बट एक मिनिमम बजट में वो सारी चीजें प्रोवाइड कराना, फिर उनको बताना कि कैसे आप अच्छे चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट से। एक हैंडसम मनी कमाना इतना आसान नहीं होता है। तो ये चीजें मुझे ज्यादा बेटर लगी। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके,